का गम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। ये पिछले 30-35 सालों में पहली बार है जब मुझे एजीएम में नहीं बुलाया गया। मेरा जी चाहता कि मैं खुदकुशी करूं। बेटा मुझे माफ कर दो, बेटा मुझे माफ कर दो। वैसे तो आपका गुनाह माफी लायक है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करूंगा आपके लिए। सुनील वो मुझसे प्यार करता है, बहुत बहुत प्यार करता है। अगर एक नाथ के लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या तुम मुझसे सच्चे दिल से प्यार नहीं करते थे? क्या मिल पाई मैं तुम्हें? लेकिन मुझे तो लगता था कि मेरे तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद तुम्हारा दुख आधा हो गया है। आधा ही नहीं, मेरे तो दुख सारे चले गए थे। लेकिन रश्मि, जब रॉनी करीब होता है ना तो बिल्कुल ही करीब हो जाता है। रूबी की वजह से मैं एकनाथ से कभी शादी नहीं कर पाऊंगी सुनील, और एकनाथ मेरी वजह से रूबी से कभी शादी नहीं करेगा। मैं रंजना देवी को मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नया चेयरपर्सन घोषित करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है ये अनाउंस करते हुए कि मैंने एक कंप्यूटर डिवीजन खोलने का फैसला किया है, और इस डिवीजन के सारी जिम्मेदारी मैं ऐसे इंसान को दे रही हूँ जो इस कंपनी का डायरेक्टर भी है और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट भी है, मिस्टर करण सिंह। यानी कि आपके कहने का मतलब है? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इन थापर पे जो चार्जेस लगाए गए हैं उसकी हकीकत क्या है। मेरा मतलब है ये कब, क्यों और कैसे हुआ। मैं सब कुछ बताती हूँ। प्लीज। कम। शुरू से बताओ श्वेतलाल। भाई वाह, मातम के अवसर पर तालियां बजाने का चलन मैंने सिर्फ यहीं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में देखा है और कहीं नहीं। मेरे पिता के देहांत के बाद इस कंपनी के चेयरमैन के लिए हमने बहुत से लोगों को आजमाया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बट अनफॉर्चुनेटली सब के सब नाकाबिल साबित हुए। इसलिए साहब, आज तो यह हाल हो गया है कि उस खाली जगह को भरने के लिए हम चेयरमैन की कुर्सी पर किसी को भी बिठा रहे। मैं किसी को भी नहीं हूँ, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बोर्ड पे कई सालों से डायरेक्टर हूँ। और आपको वही बने रहना चाहिए था रंजना देवी, क्योंकि चेयरमैनशिप की जिम्मेदारी और कंपनी चलाने का सलीका आपको कितना आता है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हो सकता है तुम्हारी जानकारी गलत हो सकता है तुम रंजना देवी की काबिलियत के बारे में कुछ ना जानते हो। हम इन्हें इस काबिल समझते हैं, इसलिए हमने इन्हें इलेक्ट किया है। हाँ, दिस इज सच अ फार्स। ये चुनाव महज एक मजबूरी है, क्योंकि सच बात तो यह है कि रंजना देवी के अलावा इस पोस्ट के लिए खुद मुझे और कोई नाम नहीं सूझ रहा। और मिस्टर दलाल, ऐसे मौकों को क्या कहते हैं? हाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा। नहीं कर, उसको आज कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये जो मेरी नाकाबिलियत पे दावा कर रहा है ना, उसे मैं साबित करके ही छोड़ूंगी। हाँ, आप तो ऑलरेडी बहुत कुछ साबित कर चुकी हैं रंजना देवी। जब श्वेतलाना को चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया था तो उसने भी एक नया डिवीजन शुरू कर दिया था, एक्सपोर्ट डिवीजन, जिसका हेड उसने मिस्टर सूरज को बनाया था। और आज जब आपको चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया है तो आपने भी एक नया डिवीजन शुरू कर दिया, क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिवीजन, जिसका हेड आपने इन साहब को बनाया, मिस्टर करण सिंह। सूरज का क्या हश्र हुआ था ये तो आप जानती हैं ना, अब इनका क्या हश्र होगा ये तो भगवान जानता है। चलिए ठीक है, आप दोनों ने शुरुआत तो एक जैसी की है, और जहां तक मैं आपकी काबिलियत को जानता हूं आप दोनों का अंजाम भी एक जैसा होगा। ऋषभ, तुम घर के मामलों को इस मिट्टी में घसीट रहे हो, इट्स रॉन्ग। बल्कि घर के कुछ नाजायज रिश्तों को ऑफिस में लाकर जायज बनाया जा रहा है। तुमको क्या लगता है धीरे धीरे इस कंपनी की बागडोर किसी के हाथ में थमा देना ये कंपनी की तरक्की के लिए किया जा रहा है? नहीं, एक पुराने रिश्ते का जज्बा निभाया जा रहा है, दैट्स ऑल। मेरे जज्बे को लेकर जो तुम्हारे विचार है ना, अगर मैंने इन्हें गलत साबित कर दिया
तो क्या तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगोगे? माफी? माफी और आपसे? उस इंसान से जिसे मैं जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता? हरगिज नहीं रंजना देवी, नेवर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिजाइन करता हूं। ऋषभ, हाँ, मैं ये फैसला ले चुका हूं। कंपनी के चेयरपर्सन होने के नाते क्या मैं तुम्हें पूछ सकती हूँ कि तुमने रेजिग्नेशन लेटर क्यों दिया? क्या इसकी वजह मेरी चेयरपर्सन बनने की? इसकी वजह इतनी छोटी नहीं है रंजना देवी। मेरे पिता की कड़ी मेहनत से खड़ी की गई इस कंपनी का हाशिया देखकर आज मैंने ये फैसला किया है। मेरे पिता के खून पसीने से लोग यहां होली खेल रहे हैं। उनकी चिता की आग से लोग फुलझड़ियां जलाकर अपनी अपनी दीवारियां मना रहे हैं और मुझे ये सब रोकना है बहुत जल्द। और इसीलिए मैं अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश करूंगा। अपने डैडी की इस कंपनी में एक आम वर्कर की हैसियत से नौकरी करूंगा। आप लोगों के मनमानी करने का ये आखिरी दौर है लेडीज एंड जेंटलमैन। आप मेरी कंपनी को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचा लीजिए। अरे आइए रंजना देवी, आइए। ऋषभ, ये फैसला तुमने क्यों लिया है? क्यों लिया है ये तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये फैसला ले चुका हूं। लेकिन ऋषभ, ये कैसा फैसला है? रंजना देवी, हमारी जिंदगी में क्या क्या नहीं हुआ, अब हर क्या की तहकीकात करने बैठ जाते तो जीना मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए बेहतर तो यही है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दीजिए। मेरे चेयरपर्सन बनने पे अगर तुम्हें कोई इतराज है तो नहीं बनूंगी। ये तो हमारी कंपनी की बेबसी है कि आज आपको चेयरपर्सन बनाया गया। हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। इतना तो यकीन है ना कि स्वेतलाना की तरह कंपनी के साथ धोखा नहीं करूंगी। धोखा? दिस इज ऑल सो स्ट्रेंज। रंजना देवी, आप तो वो औरत है जिसने खुद केशव मल्होत्रा को धोखा दिया था। अब उनकी कंपनी के साथ आप क्या करती हैं ये तो भगवान भी नहीं जानता। और उस धोखे का जीता जागता सबूत आपका लाडला करण सिंह आज बाइज्जत हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है, थैंक्स टू यू। तो इसका मतलब छोड़िए, जाने दीजिए इस बहस को। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे इस फैसले का आपसे या आपके किसी वजह से कोई ताल्लुक नहीं है। बिलीव मी। तुम्हारे जाने की वजह करण तो नहीं? नो, नॉट एट ऑल। मेरे जाने की सिर्फ एक ही वजह है कि मैं अपनी जिंदगी को कुछ ऐसा बना पाऊं कि करण जैसे लोगों का उस पर असर ही ना हो। सच बात तो यह है रंजना देवी कि मेरे दिल में आज इतनी नफरत भर गई है कि मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन इस नफरत से कहीं ज्यादा अहम मेरे लिए मेरी कंपनी का भविष्य है और उसे संभालने के लिए मैं अपने आप को तैयार करने जा रहा हूं। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अरे छोड़िए ना रंजना देवी, क्यों बेकार में दिखावा कर रही हैं आप? आपके इस दिखावे को देखकर मैं रुकने वाला नहीं। मैं दिखावा नहीं कर रही बेटा। तेरे पिता और मेरे बीच में जो कुछ भी था ना वो बीत चुका है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तेरी माँ हूँ और हमेशा रहूंगी। मेरे कंपनी की बागदौड़ अपने हाथ में इसीलिए तो ली है कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी संवार सकूं। रियली? अपने किस बेटी की जिंदगी संवारना चाहती हैं आप? और रंजना देवी, आप ये सारी बातें मेरे सामने क्यों कर रही है? मेरी समझ के बाहर। वैसे भी अपने जायज बेटे को अपने आप से दूर करके आपने अपना कोई पाप गोद ले लिया है। और मैं ये भी जानता हूं कि आपको अपना वो बेटा इस बेटे से कहीं ज्यादा प्यारा है ना? फिर क्यों इन बेमानी जज्बातों की नुमाइश कर रही हैं आप? आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, आज तो मुझे कोई अपना भी नहीं रोक सकता। आप तो फिर भी गैर है। सब सुनकर आप चुप क्यों हो गए सुरेश? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि इस केस में प्रोसिक्यूटर के पास आपके खिलाफ कौन से मजबूत पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि मेरे खिलाफ किसी की साजिश है? हाँ, साजिश तो है ही, बिल्कुल साजिश है। जबकि आप कह रही हैं तो। लेकिन कौन हो सकता है?
दैट इज इमटेरियल। फिलहाल तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि आपकी जो जमानत है वो किस तरह मुमकिन की जाए। आपको लगता है कि जमानत हो पाएगी? देखो स्वेतलाना, कोई भी वकील सिर्फ अपनी वकालत से जमानत नहीं करवा सकता। इज दैट क्लियर? तो क्या मेरी जमानत भी नहीं हो पाएगी सुरेश? क्या है कि तुमने अगर शुरू में ही अपनी गिरफ्तारी दे दी होती तो इतने प्रॉब्लम्स नहीं आते। आपने तो एकदम गायब होके बहुत बड़ी गलती की। मैं तो केस का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी सुरेश। अरे बाबा हाँ, लेकिन आपने अपनी ही केस को ज्यादा मुश्किल बना दिया। जब तक मुझे पूरा यकीन नहीं हो जाता है कि मुझे जमानत मिल जाएगी, तब तक मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगी, चाहे मुझे जिंदगी भर भागना पड़े। अरे अगर जिंदगी भर भागना है तो हम किस मरीज की दवा है? देखो, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सिर्फ वकालत से जमानत नहीं हो सकती, लेकिन भैया इसके लिए और भी तो रास्ते हैं। कुछ भी करिए सुरेश, लेकिन जमानत दिलवा दीजिए। जमानत तो होगी, जरूर होगी, लेकिन उसके लिए हमें काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी। काफी लोगों के पास जाके उनसे मदद मांगनी पड़ेगी, और दिग्गजों की मदद की कोई तो कीमत होगी। मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम कितने पैसों का जुगाड़ कर सकती हो? ये मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है कितना खर्च होगा? नहीं, क्या है कि आप मुझे बताइए कि आप कितना खर्च कर सकती हैं, मतलब उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी शुरू कर दूँ। आप जितने जल्दी पैसों का इंतजाम करेंगी, उतनी ही जल्दी आपको जमानत मिल जाएगी। ठीक है, मैं पता करके आपको बताती हूँ। मिस्टर केशव मल्होत्रा। केशव मल्होत्रा, आज तुम दूसरी मौत मरे हो। तुम्हारी इस कुर्सी पे मैं आसन जमाए बैठी हूं। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे स्वेतलाना की तरह दर दर भटक रही होगी। न जाने तुम्हें इस कुर्सी तक पहुंचने में कितने साल लगे होंगे, लेकिन मैं चंद महीनों में यहां पहुंच गई हूं। और अब तुम रंजना देवी का ये रूप भी देखो। मिस्टर दलाल, मैं बोल रही हूं। स्टॉक स्कैम की फाइल मेरे टेबल पे ले आइए। जी नहीं, 1 घंटा नहीं, सिर्फ 15 मिनट में। ये भी मैं आपको कंसेशन दे रही हूं क्योंकि आज ही मेरा पहला दिन है। ठीक 15 मिनट के अंदर फाइल मेरी टेबल पे होनी चाहिए। और हाँ, अपने स्टाफ को बता दीजिए कि अब से इस ऑफिस की रफ्तार ऐसी ही होगी। थैंक यू। कैसी बात कर रहे हो बेटा? यहां आने के लिए तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। यहां तो मैं तुम्हारे बदौलत तो पहुंची हूं। नहीं, आप यहाँ पर मेरी बदौलत नहीं है, आप यहाँ पर अपनी बदौलत हैं। बल्कि मैंने आपको बहुत पहले से इस ओहदे के काबिल समझा। ये तो हमें साबित करना होगा बेटा। मल्होत्रास को कम दिखने की खानदानी बीमारी है। घर में हीरे होते हैं, वो जलते रहते हैं, और वो गले में कोयला टांग कर घूमते हैं। सिर्फ एक तुम ही तो हो जिसने मेरी खूबियां जानी है।
कैसा लगता है आपको इस कुर्सी पर बैठकर? ऐसा लगता है जैसे मैं अपने सारे गम भूल गई हूँ, सब दर्द भूल गई हूँ। ऋषभ ने आज फिर मेरी खुशियों पे पानी फेर दिया है। अब क्या किया उसने? वही उसका फैसला। यहां मैं चेयरपर्सन बनी हूं और वहां वो ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं। मेरे ख्याल से उसका जाना जरूरी था। तन्हा अकेले कुछ देर अपने आप के साथ बैठेगा तो शायद बड़ा होके लौटे। बचपन से चिढ़ते रहने की आदत ने उसे अपने बचपने से छुटकारा नहीं पाने दिया। करें, आज अगर वो इस वक्त मेरे साथ ऑफिस में होता ना, मुझे बहुत अच्छा लगता। I understand that. लेकिन वो गया है ना मां, और बड़ी खुशी बन के लौटेगा। इनफैक्ट आज के ऋषभ में बदलाव बहुत जरूरी है मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। शायद देखते हैं आगे क्या होगा। Come in. Congratulations, Ranjana Devi. Come in. हाय सुनील। हाय। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो इसलिए सुनील कि आज से पहले हम दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं। ओहो, पर आपने हाय सुनील इस अंदाज में बोला, मुझे लगा कि बचपन में मैं जिस मोहल्ले में रहता था वहां का कोई कैरेक्टर आ गया हो। वैसे सुनील, हम दोनों की अभी इतनी उम्र बाकी है कि रिश्तों को यादगार बनाया जा सके। देखिए, आपकी जो भी इच्छा हो, आपको अपनी उम्र का जो भी करना हो आप कीजिए। मुझे बाकी उम्र का या बाकी यादों का ना तो मकबरा बनाना है ना ही मेमोरियल। मेरा रोजगार कुछ और ही इरादा रखता है। मैं जानती हूँ, तुम्हारा रोजगार वकालत है। आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हैं। That's right. क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रेनू। रेनू थापड़। रेनू जी, आपको मुझसे कुछ काम था या आप ऐसे ही आ गई? मैं तुम्हें एक केस देने आई हूँ। कौन सा केस? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट डिवीजन के जनरल मैनेजर का। ओहो, आप मिस्टर सूरज थापर का केस लेकर आई हैं। जी हाँ, वो मेरे पति हैं। उन्हें छुड़वाने के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। रेनू जी, जब आप मुझे केस देने आई थी तो शायद आपने ये भी सोचा होगा कि मैं ये केस ना लूं। तुम ऐसा क्यों करोगे जबकि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ? लगता है आप अपने पर्स में काफी पैसा भरकर मार्केटिंग करने निकली थी। एक साड़ी खरीद लिया, फिर सोचा कि लगे हाथों एक वकील भी खरीद ही ले। लेकिन मेरे घर के बाहर बोर्ड पर यह तो नहीं लिखा कि इस वकील की वकालत बिकाऊ है। कहना क्या चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने आपका केस लेने से इनकार कर दिया है। अब आप जा सकती हैं। तुम कैसे वकील हो जो इतना पैसा ठुकरा रहे हो? ठुकरा रहा नहीं हूं मोहतरमा, ठुकरा चुका हूं। और मैं ऐसा ही वकील हूं। अब मैं सोचता हूं कि आपके खड़े रहने की कोई वजह है नहीं। अब आप जा सकती हैं। आखिर तुम ये केस लेने से इनकार क्यों कर रहे हो? पैसे की धौंस जो वकील बर्दाश्त करे उसे जाकर ये केस दीजिए। मैं तुम्हारी कीमत की बात कर रही हूँ सुनील। मेरी कोई कीमत नहीं है। तमीज़ आदमी, जरा सी शोहरत क्या मिल गई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। औरतों से बिहेव तक करने की तमीज नहीं है तुम्हें? रेनू जी, अभी मैं बदतमीजी पर उतरा नहीं हूं, और आप मुझे उतरते हुए ना ही देखे तो अच्छा है। वैसे भी तमीज के दायरे में मैं सिर्फ चंद सेकंड और हूं, बस। There is the door. शाम